जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें क्या समझाया था? लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लोथर-मेयर का क्लासिफिकेशन समझा दिया था। याद है कि भूल गए? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है। ये तुम लोगों ने स्कूल में, केमिस्ट्री लैब में कई जगह देखा होगा, हाँ या ना? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो तुम लोगों ने बुक में देखा था, उससे ये काफी हद तक अलग भी है और काफी हद तक चीजें मिलती जुलती भी हैं। अगर एलिमेंट्स को टैली करोगे तो कुछ चीजें मिलती हुई हैं और काफी चीजें अलग भी हैं। हमने मेंडलीव का ड्रॉबैक भी, डीमेरिट्स भी पढ़ लिए थे, हाँ या ना? तो बच्चों 1913 में एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोजली। हेनरी गिवन जेफरी मोजले, LEY। इन्होंने किया क्या? इन्होंने ये पता लगाया कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, बल्कि किस पे डिपेंड कर रही हैं? एटॉमिक सॉरी मैंने शायद उल्टा बोल दिया। एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही हैं। एक्चुअली हुआ ये कि मॉडर्न जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें गलती समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर हुई कहां। देखो ये तो फैक्ट है कि अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के फॉर्म में एलिमेंट्स लगा रहे हो तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक साथ आने चाहिए, पर हमने पढ़ा था कहीं कहीं वहां गड़बड़ है। तो गड़बड़ का रीजन क्या है? अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रही हैं तो वहां गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। तो हेनरी ने क्या करा? इन्होंने एक्स रे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया और हर एटम का एटॉमिक मास का पता लगाया। कुछ समझ में आया? एक्स रे डिफ्रैक्शन समझ में आया? हर एलिमेंट को पहले एनर्जी देंगे, फिर वो एनर्जी एमिट करेगा, रिलीज करेगा, फ्रीक्वेंसी निकलेगी वहां से, और उस फ्रीक्वेंसी को चेक करके पता लगाएंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक साइज क्या है, और फिर पता चला कि जितनी भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास पर नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर पर ज्यादा डिपेंड कर रही हैं। समझ में आ गया? तो इसने करा क्या? ही इज एन इंग्लिश फिजिसिस्ट। ठीक है, इंग्लिश फिजिसिस्ट थे ये। और इन्होंने किया क्या? एक्स रे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट की मदद से इन्होंने पता लगाया और इन्होंने बताया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जेड ए माइनस बी, सॉरी ए इंटू जेड माइनस बी, गलत हो गया। ए इंटू जेड माइनस बी, ये रिलेशन इन्होंने हमको दिया और इन्होंने बताया कि अगर मैं एटॉमिक नंबर को फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफिकली शो करूं तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ना कि एटॉमिक मास के साथ। मतलब कि न्यू यहां पर क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो भी इन्होंने एटम पर फॉल करवाई है। ए और बी क्या है बच्चों? कांस्टेंट्स, और Z क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। तो जरा चेक करो इक्वेशन की क्या बन गई बच्चों? अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ZA माइनस AB, हाँ या ना? क्या ये y इज इक्वल टू mx प्लस c से रिजेंबल कर रही है बच्चों? चेक करो, mx प्लस c, हाँ या ना? जिसमें y एक्सिस पर हम क्या लेंगे बच्चों? अंडर रूट न्यू y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर क्या लोगे बच्चों? x एक्सिस पर हमने लिया एटॉमिक नंबर यानी z। समझ में आ गया? तो यहां पर स्लोप क्या है? स्लोप है m यानी कि a। तो यहां से हमको बच्चों स्ट्रेट लाइन मिली क्योंकि इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है।
यानी कि ए है। तो इन्होंने हमको ये बताया कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का ग्राफ बनाता हूं तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिलता है, ना कि एटॉमिक मास के साथ। तो यहां से हमको मिला मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और ये आपको याद भी रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये दोनों आपको याद रखने होंगे। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are periodic function of their atomic number। समझ में आया? तो पहली बार किसी ने पीरियोडिक टेबल बनाया ऐसा जिसमें एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर के बेस पर क्लासिफाई किया गया। इससे पहले जितनी बार भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था, हमने देखा कि एलिमेंट्स को सिर्फ एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज किया गया था, हाँ या ना? पहली बार किसी ने ये बताया कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड कर रही है? किसके पीरियोडिक फंक्शन है? एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक मास के। समझ में आ गया? चले आगे, ठीक है, चलते हैं आगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, या इसको लॉन्ग फॉर्म भी कहा जाता है। समझ में आ गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म कहा जाता है। चेक कर लो बच्चों, आपको इसकी लेंथ ऐसे ज्यादा लग रही है या इसकी ब्रेथ ज्यादा लग रही है? लेंथ ज्यादा लग रही है ना, मतलब ऐसे में अगर मैं चेक करूं हॉरिजॉन्टली तो इसकी लेंथ हमको ज्यादा लग रही है, तो इसीलिए इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। बच्चों इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट चीजें देखें, क्योंकि अब कुल मिला के फाइनली अब हमारे पास यही है जो चल रहा है, अब हमें इसी को स्टडी करना है। तो इसको हम दो तरीके से स्टडी करेंगे, ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज। मतलब हम पीरियोडिक टेबल की स्टडी कैसे करेंगे बच्चों? दो तरीके से, पीरियड वाइज ग्रुप वाइज और एलिमेंट वाइज। मैंने तुम लोगों को कहा था मैं ये पीरियोडिक टेबल तुम लोगों को याद करवा दूंगा, याद है? अगर तुम क्लास में अटेंशन पे करोगे पूरा पीरियोडिक टेबल अलोंग विद द एटॉमिक नंबर पूरा याद हो जाएगा। करें शुरू? तो बच्चों पीरियड कितने जरा मुझे बताना? 7 पीरियड्स हैं, यानी अगर मुझे पीरियड वाइज इसको स्टडी करना है तो चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, क्योंकि ये जो दो लास्ट में लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है वो यहाँ पर तुमको जगह दिख रही है 57 और 89 इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर इसको उठा के पूरा यहाँ पे डाल देंगे तो ये वाला पार्ट और आगे चला जाएगा, इसीलिए इसने उठा के यहाँ से देखो 57 to 71 लिखा हुआ है ना, तो ये रहा देखो 57 लैंथेनम और ये रहा 71 ल्यूटिटियम। तो 57 to 71 इसी के अंदर इंक्लूडेड है, और 89 to 103 ये रहा 89 एक्टिनियम और 103 लॉरेंशियम इसी के अंदर है। अब ये पूरा उठा के यहाँ फिट करोगे तो ये 72 से आगे का पार्ट बहुत आगे चला जाएगा, हाँ या ना? इसीलिए हमने इसको उठा के अलग से डाल दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो पीरियड वाइज कुल मिला के अगर हम स्टडी करें तो हमको सिर्फ कितने पीरियड स्टडी करने हैं? 7। बच्चों ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे तो कितने ग्रुप स्टडी करने पड़ेंगे? ग्रुप्स कितने हैं बच्चों? चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेकर 18 तक, हाँ या ना? तो ग्रुप वाइज जब हम स्टडी करेंगे तो इतने सारे ग्रुप तो हम याद नहीं रख सकते, तो हम इसको ब्लॉक वाइज याद करेंगे। तो ब्लॉक कितने हैं बच्चों? 4 ब्लॉक्स हैं। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक
ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक्स हैं। तो हम 4 ब्लॉक्स जब पढ़ेंगे तो उसी के अंदर ये 18 ग्रुप्स इंक्लूड हो जाएंगे, समझ गए। और एलिमेंट वाइज जब हम स्टडी करेंगे तो उसके अंदर आपके पास आ जाएगा मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, नोबल गैस एक्सेट्रा। तब उस केस में उसके हिसाब से देखेंगे, समझ में आ गया। करें शुरू। आज हम लोग इसको पीरियड वाइज पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग इसको पीरियड वाइज पढ़ने जा रहे हैं, तो करते हैं स्टार्ट। पीरियड वाइज स्टडी ऑफ पीरियोडिक टेबल कह लो या एलिमेंट कह लो। तो पीरियड्स बच्चों कितने हैं? 7। इसमें एक बात और याद रखना, ये जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। क्योंकि हमने जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, 1s2 2s2, याद है कि भूल गए? उसको ध्यान में रखते हुए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखते हुए ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। अब यहाँ पर कई चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती। जैसे बच्चों पीरियड नंबर अगर 1 की बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट है? 2, हाइड्रोजन और हीलियम, हाँ या ना? बच्चों पीरियड नंबर 2 में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है। 3 में कितने हैं बच्चों? 1 2 और देन 6, 8 है। उसके बाद 18 18 32 32, क्योंकि ये दोनों भी इसी के अंदर आते हैं, तो टोटल 32। समझ में आ गया? तो सवाल ये है कि ये इसमें कौन सा ऐसा तरीका इन्होंने लगाया कि इसमें 2 एलिमेंट है, फिर 8 है, फिर 8 है। वही आज हम समझने जा रहे हैं, समझ में आ गया? तो यहाँ पर सबसे पहले तुम लोगों को याद रखना है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की गई है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखते हुए टेबल बनाया गया। समझ में आ गया बच्चों? किसी को याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की गई थी? हाँ, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होता है? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद 3p के बाद 3d आना चाहिए, बट उससे पहले एक्चुअली 4s आता है। 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद 4d, हाँ ठीक है, 4d के बाद 5p के बाद 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d एंड देन 7p। इतने में हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल हो जाता है। समझ में आ गया? अगर आपको अभी तक ये याद नहीं है तो भैया याद कर लो इसे। आज हमारे पास लिखने का स्पेस थोड़ा कम है, इसीलिए मैं लिख कर लगातार मिटाता रहूंगा, तो तुम वो चीजें कॉपी में नोट डाउन करते रहना। समझ में आ गया? करें शुरू। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं पीरियड नंबर 1 की। पीरियड नंबर 1, जो जरूरी बातें आती जाएंगी वो मैं तुम्हें बताता जाऊंगा। एक बात और याद रखना बच्चों, जिस भी पीरियड की हम बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर प्लेस किए जाएंगे। क्या बोला मैंने अभी? चलो अभी इसी के अंदर आएगा, दोबारा बताऊंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पीरियड। जैसे अगर मैं पीरियड 1 की बात करूं तो बच्चों इसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया? 1। कौन से शेल की बात हो रही है? के शेल। समझ में आ गया बच्चों? अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0। l की वैल्यू क्या होगी? 0। अरे लास्ट चैप्टर में बताया था ना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में 4 क्वांटम नंबर्स। तो अगर n की वैल्यू 1 है पीरियड 1 के लिए तो l की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर बच्चों l की वैल्यू 0 है तो जरा चेक करो सिर्फ कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? 1s। कौन सा बनेगा?
1s कैसा दिखता है बच्चों? ऐसा। इसके अलावा कोई और ऑर्बिटल तुम्हें दिख रहा है, नजर आ रहा है, आ सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है? नहीं है ना? अब मुझे बताओ 1s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने होने चाहिए इसके अंदर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने होने चाहिए? 2। तो चेक करो, इसमें 2 ही एलिमेंट है पीरियड 1 में, हाइड्रोजन और हीलियम। तो सबको याद हो गया बच्चों कौन कौन से एलिमेंट है? Z1 हाइड्रोजन और Z2 हीलियम। इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दो, 1s1 और 1s2। भाई सबको क्लियर हो गया कि नहीं? और अगर ड्रॉ करने को आ जाए तो कैसे बनाओगे? 1s1 और हीलियम के लिए 1s2। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? चले आगे। क्लियर हो गया? पीरियड 1 क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। अब यही जो भी मैंने तुम्हें समझाया है, यही सारा लॉजिक लगाना है पीरियड नंबर 2 के लिए। तो पीरियड नंबर 2 पे आते हैं। पीरियड नंबर 2। बच्चों पीरियड नंबर अगर 2 है तो n की वैल्यू क्या हो गई? बच्चों n की वैल्यू क्या हो गई? 0 एंड 1। हाँ या ना? बच्चों 0 का मतलब क्या है? 2s और 1 का मतलब क्या है? 2p। 2s कैसा नजर आएगा? ऐसा। और 2p कैसा नजर आएगा? ऐसा। हाँ या ना? बच्चों अब जल्दी से बता दो, इसके अलावा कोई और ऑर्बिटल इसमें आ सकता है? इतना ही आएगा? इससे ना कोई ज्यादा आएगा ना ही इससे कम। तो बच्चों जरा चेक करो, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? तो इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इसमें कितने रखे गए हैं बच्चों? ताकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी के हिसाब से की जा सके। अब जल्दी से बता दो उन 8 एलिमेंट्स का नाम क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इसके बाद नियॉन। बच्चों एटॉमिक नंबर बता दो सबका। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हमें एलिमेंट्स के नाम भी याद करने हैं एटॉमिक नंबर के साथ हॉरिजॉन्टल में। समझ में आया? तो देखो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो 1s2। अच्छा 1s2 लिखने से अच्छा है बच्चों हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं He 2s1। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? एटॉमिक नंबर क्या है? 3। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s1 यही होगी ना। 1s2 का मतलब क्या होता है? हीलियम। क्योंकि जब नोबल गैस एक बार आ जाती है तो उसके आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी के टर्म्स में की जाती है। याद है कि भूल गए? अब जल्दी से बता दो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? He 2s2। बच्चों ऐसे करके बनाऊं या समझ में आ रहा है? आ रहा है? अच्छा बोरोन का बोलो He 2s2 2p1। ई में 1 आ जाएगा, समझ गए ना? फिर ऐसे ही He 2s3 ओ सॉरी 2s2 2p2। फिर अगला बोलो He 2s2 2p3। He 2s2 2p4। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी He 2s2 2p5।
एंड देन लास्ट में He 2s2 2p6। ये हो गया नियॉन का कंप्लीट। क्लियर हो गया? इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है पीरियड 2 की। और ये रीजन है कि पीरियड 2 में एलिमेंट्स कितने आते हैं बच्चों? समझ में आ गया? पक्का? अब नोटिस करने वाली बात देखो बच्चों, पीरियड 1 में 1s ऑर्बिटल निपट चुका है, हाँ या ना? पीरियड 2 में 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है, यानी अब अगला पीरियड जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे? चेक करो, 2s गया, 2p गया। अब इसके आगे से कहानी शुरू होगी, ठीक है? करें शुरू। बच्चों मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हें सीक्वेंस में एलिमेंट्स याद भी करवा दूंगा। बच्चों चेक करो, पीरियोडिक नंबर 1 एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन Z1 और हीलियम Z2, यानी 1s1 1s2 हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि छोटी क्लास में तुम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद किए होंगे। कुछ बच्चों ने 1 से लेकर 30 तक सारे एलिमेंट्स याद किए हुए सीक्वेंस में। जिन्होंने नहीं किए हुए उनको मैं बता देता हूं, आप एक मंत्र याद कर लो, बोलो मेरे साथ, ह ही ली बी बक नो फनिया। बोलो बोलो मेरे साथ, ह ही ली बी बक नो फनिया। अब बच्चों ह से हो जाएगा हाइड्रोजन, ही He ली बी, ह ही ली बी। समझ में आ गया? हाथ से करो ऐसे, एटॉमिक नंबर की याद कर रहे हैं ना, ह ही ली बी। अब बक के अंदर ब और स दोनों आ रहे हैं, तो बोरोन और कार्बन आ गया। अब नो के अंदर NO आ जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। फनिया के अंदर फ और निया, यानी 9 और 10। क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से पीरियड नंबर 3 के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं बच्चों? पीरियड नंबर 3 के अंदर आते हैं 8 एलिमेंट। पर इसके पीछे क्या रीजन है कि उसके अंदर 8 एलिमेंट आते हैं? बच्चों हम जानते हैं कि 1s ऑर्बिटल फुल हो चुका है फर्स्ट पीरियड में, सेकेंड पीरियड में 2s और 2p भी फिल हो चुका है। अब हमें उसके आगे का सोचना है। बच्चों चेक करो, अगर पीरियड नंबर 3 है तो n की वैल्यू क्या हो गई? कौन सा शेल है? m शेल, हाँ या ना? KL एंड देन M शेल। पीरियड नंबर 3 n इक्वल टू 3। अब बच्चों अगर n की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू क्या हो गई? जल्दी बोलो। 0 1 2। सही है गलत? बच्चों 0 का मतलब क्या हुआ? 3s, 1 का मतलब 3p और 2 का मतलब 3d। अब बच्चों जरा चेक करो, 3s इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे या नहीं होंगे? भाई 1s और 2s और 2p में तो हो चुके हैं ना, ये कंप्लीटली फुल हो गया, इसका काम खत्म हो गया। 3s में इलेक्ट्रॉन आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ या ना? आएंगे। बच्चों 3p में इलेक्ट्रॉन आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। और 3d में? 3d में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होंगे। उसका रीजन ये है, आउफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p एंड देन आता है 4s एंड देन आता है 3d। तो देखो 1s 2s 2p ये हो चुका है। 3s में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। 3p में भी इलेक्ट्रॉन आ गए, हम मना नहीं कर रहे हैं। 3d में इलेक्ट्रॉन मैं इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि उससे पहले कौन आएगा? 4s। तो क्या यहां मिटा के 4s लिख दूं? नहीं लिख सकते, क्योंकि 4s फोर्थ पीरियड में आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? अब यहां पर 3d में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होंगे। उसका रीजन ये है कि 3d से पहले कौन आएगा? 4s। बट हम यहाँ पे 4s भी नहीं लिख सकते क्योंकि 4s तो फोर्थ पीरियड में आएगा, क्योंकि उसमें शेल चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? इसीलिए 3d में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल नहीं होगा। तो फिर होगा क्या बच्चों? इसके बाद होगा ये कि यहाँ पर 3s के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2। और 3p के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बच्चों? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी 3s के अंदर 2 आ गए, 3p के अंदर 6 आ गए।
तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बच्चों? 8। तो टोटल एलिमेंट्स भी कितने आएंगे इस पीरियड के अंदर बच्चों? 8। अब समझ में आ गया कि थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट क्यों आते हैं? पक्का? और वो 8 एलिमेंट कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। बोलो बच्चों। एटॉमिक नंबर पीरियड नंबर 2 के अंदर 10 तक हो चुका है। 10 के बाद क्या आएगा? यहाँ पे लिख देते हैं एटॉमिक नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं नेम, और यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जल्दी बोलो। एटॉमिक नंबर कौन आने वाला है? 11। देन फिर 15, 16, 17, 18। नाम बोलो। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। पूरा नाम लिख दूं या समझ गए? 20 तक तो सबको आते ही है ना। तो बच्चों सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 3s1। सही है गलत? ये बिल्कुल सही है, बट हम जानते हैं कि यहां तक सॉरी गड़बड़ हो गई। 1s2 2s2 2p6 देन 3s1 आएगा। सही है, पर हम जानते हैं यहां तक तो नियॉन है। नियॉन एक नोबल गैस है ना, एटॉमिक नंबर 10 है उसका, तो इसीलिए हम इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे बच्चों? जल्दी बोलो। नियॉन एंड देन 3s1। मैग्नीशियम का बोलो नियॉन 3s2, फिर उसके बाद नियॉन 3s2 3p1, 3d नहीं आएगा 3p आएगा। उसके बाद नियॉन 3s2 3p2, फास्फोरस में नियॉन 3s2 3p3, सल्फर में नियॉन 3s2 3p4, क्लोरीन में नियॉन 3s2 3p5, और आर्गन में लास्ट में आ जाएगा नियॉन 3s2 3p6। सबको समझ में आया कि नहीं? चलें आगे। अगर आपको इन एलिमेंट्स का नाम याद करना है तो आपको एक मंत्र याद करना होगा। पहले इसको नोट डाउन कर लेना, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है? अगर आपको एलिमेंट नंबर 11 से लेकर 18 तक नाम याद करने हैं तो आपको एक छोटा सा मंत्र बता दे रहा हूं। बोलो मेरे साथ बच्चों। ना, मग, अलसी, पस, कल, अरणी। बोलो मेरे साथ। ना, आवाज नहीं आ रही। ना, मग, अलसी, पस, कल, अरणी। ये बार बार बोलोगे तभी याद होगा बच्चों। ना का मतलब क्या हो गया? ना। मग मतलब mg, अलसी में अल आ जाएगा और सी आ जाएगा। पस के अंदर क्या आ जाएगा? प स। कल के अंदर आ जाएगा क्लोरीन, क्ल। और अरणी का मतलब है अरणी, आर्गन। याद हो गया? तो तुमने देखा होगा बीच में कहीं ना कहीं बच्चा अटक ही जाता है यहाँ पे। हाँ या ना? इधर यहाँ पे कोई ना कोई अटक ही जाता है बच्चा। तो इसको आपको याद करना है, तो बस एक छोटी सी बात याद रखनी है। ना, मग, अलसी, पस, कल, अरणी। तो 1 से लेकर 18 तक एलिमेंट कैसे याद करोगे? ह, ही, ली, बी, बक, नो, फनिया। ना, मग, अल, सी, पस, कल, अरणी। समझ में आ गया? चले आगे। अब बच्चों देखते हैं पीरियड नंबर 4 के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं। हम सब अच्छे से जानते हैं पीरियड नंबर 4 के अंदर आप देख सकते हो 18 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है बच्चों? 18। सवाल ये है कि यहां पर 18 क्यों आ गए और उनको याद कैसे करें, उससे भी बड़ा टास्क ये है। तो आप एक काम करो बच्चों, पीरियड नंबर अगर 4 है तो एन की वैल्यू क्या हो गई? शेल कौन सा हो गया? एन शेल। बच्चों अगर n की वैल्यू 4 है तो मुझे बस l की वैल्यू बता दो। l की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3। सही या गलत? बच्चों जल्दी से बताओ 0 का मतलब क्या है? 1 का मतलब, 2 का मतलब और 3 का मतलब?
क्लियर हो गया? अब बच्चों ध्यान दो, अभी तक हमने पीरियड 3 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। आउफ पाउ प्रिंसिपल के हिसाब से पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p, देन 3s, 3p, 4s, 3d, और उसके बाद कौन आएगा बच्चों? 4p, 4p के बाद कौन आएगा? 5s, और उसके बाद 4f। समझ में आ गया? 4D नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी तुम लोगों ने। 5s के बाद 4d आएगा। हम जानते हैं कि ये सारे एलिमेंट, ये सारे ऑर्बिटल फिल हो चुके हैं, सही है? आप चेक करो 4th पीरियड में क्या 4s आएगा? जब इसके पीछे के सारे भर चुके हैं तो ऑब्वियसली 4s तो आएगा, नो डाउट। बच्चों 4s के बाद 4p आएगा? 4s के बाद डायरेक्टली 4p नहीं आएगा, बल्कि 3d आएगा। और 3d अभी खाली भी है, हम जानते हैं। तो ये खाली है, ऊपर से पिछले वाले पीरियड 3 के अंदर वो रह गया था। तो क्या 3d वाला 4 में आ जाएगा? 3d वाला 4 पीरियड में आ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि उसकी एनर्जी 4 से कम है। तो यहाँ पर बच्चों 3d भी आएगा, देन 4p आएगा, 4p आएगा, 3d भी आएगा, और बच्चों 4p के बाद 5s आएगा। हाँ या ना? पर 5s को हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो 4d इसका मतलब नहीं आ सकता, क्योंकि 4d से पहले कौन आना चाहिए था? 5s हम यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि पीरियड नंबर 4 है। तो इसका मतलब जब 4d नहीं आएगा तो 4f भी नहीं आएगा। तो कौन कौन आएगा बच्चों? 4s ये रहा, 4p ये रहा, उससे पहले 3d आना था, लिख दिया क्योंकि वो रह गया था। अब 4d को हमने जब चेक करा तो 4d से पहले 5s आना चाहिए, और 5s इस ऑर्बिटल में आ नहीं सकता क्योंकि वो 5th पीरियड में आएगा। तो जब 4d ही नहीं आ रहा है तो 4f का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर सर 4 वाले पीरियड में 5 वाला नहीं आ सकता तो 3 वाला कैसे आ गया? क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। कम एनर्जी वाला तो आ सकता है, ज्यादा एनर्जी वाला नहीं आ सकता। समझ में आ गया? तो अब मुझे ये बताओ बच्चों, ऑर्बिटल कितने हो गए इसके? चेक करो बच्चों, 4s के लिए क्या हो गया? और 4s के बाद कौन आएगा? 3d, और 3d के बाद कौन आएगा? ये है 4p, ये है 3d, और ये है 4s। तो 1 2 3 4 1 2। चेक करो बच्चों, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें? 2। इसमें कितने आ जाएंगे? और इसमें कितने आ जाएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बच्चों? 18। तो टोटल एलिमेंट्स भी कितने आने चाहिए इसके अंदर? ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ना फिल होंगे मैक्सिमम, उतने ही एलिमेंट फिल होंगे। कितने एलिमेंट आ जाएंगे इसमें? 18। अब वो 18 एलिमेंट के नाम तुम्हें याद करने हैं बच्चों। समझ में आ गया? कैसे याद करोगे बच्चों? पोटेशियम से। इसको ऐसे याद करना है बच्चों, सुनो, बोलो मेरे साथ, कक्का कक्का। इसके बाद याद करो बच्चों, शक्ति विकर्मन, शक्ति विकर्मन। ये संस्कृत में जैसे मंत्र याद करते हो ना, ये वैसे ही आप मंत्र समझ लो। अगर ये याद हो गया तो आपको एक झटके में सारे एलिमेंट याद हो जाएंगे सीक्वेंस में। समझ में आ गया? कक्का, शक्ति विकर्मन, फी को नी कु जिन। बोलो मेरे साथ, जोर से बोलना है। कक्का, शक्ति विकर्मन, फीको नीकू जिन। फीको, इसमें ओ की मात्रा है, ओ, और यहाँ पे नीकू है, यहाँ बड़े ओ की मात्रा है, तो वैसे ही बोलना है। कक्का, शक्ति विकर्मन, फीको नीकू जिन। कक्का, शक्ति विकर्मन, फीको नीकू जिन। समझ गए? इसके आगे आपको कैसे याद करना है वो भी बता देता हूं। एक टीचर है, वो अपनी एक स्टूडेंट को क्या बोल रहा है कि गुस्से में गाना मत गाओ, और वो नहीं मानती है, वो गुस्से में ही गाना गाती है। तो टीचर उससे गुस्से में ही पूछ रहा है कि तू फिर से गुस्से में गाएगी? तो टीचर क्या पूछ रहा है? बोलो मेरे साथ, गाएगी। एक्चुअली वो पूछ रहा है गाएगी,
ऐसे सुर भरे क्रोध। समझ में आ गया? क्या बोलोगे? गाएगी ऐसे सुर भरे क्रोध। तो इसको कैसे याद करोगे बच्चों? कक्का, कक्का मतलब का। शक्ति का मतलब है सक, स्कैंडियम, टी टाइटेनियम। विकर्मन में चेक करो, व वी कर क्रोमियम, मन एमएस। फी को, फी और को का मतलब है कोबाल्ट। नी यानी कि एनआई हो गया यहाँ पे, नी। और यह कू है, कू का मतलब सीयू, कॉपर, वरना कोबाल्ट और कॉपर में गड़बड़ कर दोगे। और जिंक का मतलब सबको समझ में आ ही गया होगा, समझ गए? इसके बाद बच्चों आप पी ब्लॉक में एंटर कर जाते हो। देखो, कक्का, शक्ति, विक्रमन, फी को, नी, कू, जिंक। याद हो गया? उसके बाद बच्चों गाएगी, तो गाएगी के अंदर आ जाएगा गाएगी, जी गैलियम, जर्मेनियम। ऐसे में आ जाएगा एस, आर्सेनाइड। सुर भरे में आपको ऐसी लगा देना है, भरे में बी आर, ब्रोमीन। और क्रोध में क्या आएगा बच्चों? क्रोध में आ जाएगा के आर। क्लियर हो गया? अब आपको 1 से लेकर कहां तक एलिमेंट याद हो गए बच्चों? 36 तक। 36 तक, अभी तक आपको 20 तक याद थे। तो 1 से लेकर 36 तक कैसे बोलेंगे? एटॉमिक नंबर के साथ बोलना है। ह, ही, ली, टी, बक, नो, पनिया। उसके बाद ना, मग, अल, सी, पस, कल, अरणी, आर्गन तक हो गया। उसके बाद कक्का, शक्ति, विकर्मन, फीको, नीकू, जिन, गाएगी ऐसे सुर भरे क्रोध। हो गया याद? और कौन से वर्ड से कौन सा एलिमेंट निकल के आ रहा है, क्लियर हो गया? 36 तक याद कर लोगे। एटॉमिक नंबर लिखो इनका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे। और बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि ये इसके अंदर एक एक्सेप्शन है और क्रोमियम के अंदर एक एक्सेप्शन है। चैप्टर 2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाते टाइम मैंने तुम्हें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन भी समझाया था विद रीजन। कोई दिक्कत? चले आगे। अब हम आ गए हैं बच्चों पीरियड नंबर 5 पर। अब फटाफट से शुरू करो। n की वैल्यू क्या हो गई? कौन सा शेल हो गया? K L M N O P ऐसे चलते रहते हैं। अगर n की वैल्यू 5 है बच्चों, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2 3 4, यानी 5s 5p 5d 5f 5g। हाँ या ना बच्चों? 5s में इलेक्ट्रॉन फिल होगा? हाँ या ना? 5s में तो होगा ही होगा। अच्छा 5s के बाद कौन आएगा बच्चों? चेक करो, 4d। तो 4d तो यहाँ पे आया ही नहीं। तो 4d के बाद कौन आएगा बच्चों? 5p। तो 5p आएगा। तो बच्चों 5d से पहले 6s आना चाहिए, तो इसका मतलब ये तीनों नहीं आएंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे चेक करो बच्चों, 5s ऑर्बिटल, 5p और 4d में इलेक्ट्रॉन फिल होगा। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बच्चों? 18। तो टोटल एलिमेंट्स भी कितने आने चाहिए पीरियड 5 के अंदर? 18 आ रहे हैं। 18 बच्चों चेक करो, चेक करो, आ रहे हैं ना? पीरियड 5 के अंदर 18 एलिमेंट आ रहे हैं। क्लियर हो गया? चले आगे। तो ये जो 18 एलिमेंट्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है बच्चों 37 से और कहां तक जाता है? 54 तक। ये कैसे याद करोगे बच्चों? इसको आप ऐसे याद कर लो, बोलो मेरे साथ, राम भरोसे सर। ये एक सर है, टीचर है, राम भरोसे है, और वो एक बच्चे से पूछ रहे हैं कि तू मुझे क्यों बोल रहा है? तो वो पूछ रहे हैं, राम भरोसे सर ने कहा, वाई जरनब, एक बच्चा है उसका नाम है जरनब, मोए
तक रेयो रे, तक रेयो रे। वो थोड़ा गांव की भाषा में बोल रहे हैं। राम भरोसे सर ने क्या बोला एक बच्चे से कि जरनब तू मुझे क्यों घूर रहा है। ताकना मतलब तकना, समझ गए ना। वाय जरनब मोए तक रेयो रे, पढ़ ले AGCD। वैसे ABCD होता है पर सर खुद ही गलत बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पढ़ ले AGCD। समझ में आ गया? अच्छा, और वो बच्चा क्या कर रहा है? वो बच्चा एक्सरे देख रहा है। एक्सरे किसका देख रहा है? इंदिरा सोनिया, मैं किसी पॉलिटिकल लीडर की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। इंदिरा सोनिया सब ते एक एक्सरे। इंदिरा सोनिया सबके एक जैसे एक्सरे हैं। समझ में आ गया? तो बच्चों चेक करो, राम भरोसे RB, राम भरोसे सर SR, और वो क्या बोल रहे हैं? वाय जरनब मोय MO तक रेयो रे, रेयो RU रे RH। चेक कर लो, राम भरोसे सर पूछ रहे हैं वाय जरनब मो तक रेयो रे, पढ़ ले AGCD। पढ़ ले का कुछ भी नहीं है खाली, और AG सिल्वर हो गया, CD कैडमियम हो गया। समझ में आ गया? उसके आगे कैसे याद करोगे? इंदिरा सोनिया सब तय एक एक्सरे, तो यहां पर आ जाएगा इंडियम। सोनिया का क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? SN, सब ते एक का आ जाएगा इंडियम, एक्सरे मतलब XE। यहां से लेकर आपके पास 54 तक आपको एलिमेंट याद हो जाएंगे। सबको समझ में आ गया? हाँ, तो I से आयोडीन है ना, मैंने क्या बोला? अच्छा, मैंने इंडियम बोल दिया क्या? 1 का मतलब I आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया? चले आगे, स्टार्ट कर दो। पीरियड नंबर 6 की अगर बात करें बच्चों, n की वैल्यू 6 हो जाएगी, l की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 2 3 4 5। अब इसका मतलब है 6s 6p 6d 6f 6g और 6h। हम अच्छे से जानते हैं कि ये तो अभी आएंगे नहीं। 6s आएगा, 6p आएगा और 6d भी नहीं आएगा, क्योंकि 6d से पहले कौन आएगा बच्चों? हाँ, 7s आ जाएगा। तो यहां पर जो पीछे रह गया था वो आ जाएगा। कौन रह गया था बच्चों? चेक करो, 4f रह गया था और 5 का d रह गया था, यानी ये दोनों आएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? ऑफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 6s आ चुका है, अब 4f आएगा, 5d आएगा, देन 6p आएगा। कोई दिक्कत? तो चेक करो बच्चों, 6s 6p सॉरी 6s के बाद आएगा 4f, फिर आएगा 5d, देन आएगा 6p। लॉजिकली ऑफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस आएगा। सही है? 6s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4f में, 5d में, 6p में। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? कितने हो गए बच्चों? 32। तो इसीलिए टोटल एलिमेंट भी यहाँ पर कितने आने वाले हैं? टोटल एलिमेंट भी इसमें 32 आएंगे। अब आप चेक कर लो बच्चों, 1 2 और 57 से लेकर 71 तक ये सारे एलिमेंट यहाँ लिखे हुए हैं, एंड देन ये सारे आ जाएंगे। और ठीक इसी तरह से पीरियड नंबर 7 में भी सेम यही लॉजिक लगने वाला है। बस आपको ये देखना है कि कौन कौन से ऑर्बिटल इसमें फिल होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। करें शुरू। तो पीरियड 7 की अगर हम बात करें बच्चों, इरेज कर दूं इसको, इरेज कर दूं। पीरियड नंबर 7, पीरियड नंबर अगर हम 7 की बात करें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो l की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब चेक करो, 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i,
ये सब तो कोई नहीं आने वाले, हम जानते हैं 7s आएगा। 7s के अलावा जो रह गए थे वो आएंगे। कौन कौन रह गया बच्चों? कौन कौन रह गया बच्चों? 5f रह गया और 6d रह गया था पीछे वाले पीरियड्स के अंदर, हाँ या ना? यानी ये दोनों आएंगे और 7p आएगा, 7d भी नहीं आएगा। कौन कौन आया बच्चों? पहले 7s, फिर 5f हो रहा, then 6d एंड देन 7p। चेक कर लो, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, f में 14, d में 10, t में 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 32, तो टोटल एलिमेंट भी कितने हो गए? 32। समझ में आ गया? और ये इसके बाद जो लास्ट के 2 पीरियड है इनके एलिमेंट्स आपको याद करने की जरूरत वैसे तो नहीं है, पर अगर तुम कहोगे तो मैं याद करवा दूंगा। देखो इसको आप ऐसे बोल सकते हो CSBA 57 to 71। देखो बच्चों, लल्लू एक बच्चा है लल्लू से उसकी प्रेमिका क्या कह रही है? लल्लू से प्रेमिका ने प्रेम से इधर गिफ्ट तब दिया, लल्लू से प्रेमिका ने प्रेम से इधर गिफ्ट तब लेना चाहिए, बोल रहे दिया, तब दिया, और कहा हो इंजीनियर, वो इंजीनियर है, लल्लू इंजीनियर है, तुम यहां बाहर लाओ। समझ में आ गया? और इसके अलावा आप ये भी याद कर सकते हो, अमिताभ बच्चन को जानते हो? अमिताभ थोड़ा पढ़ा, कम पढ़ा लिखा है, असली में नहीं, ऐसा मान लो। अमिताभ, यार ये वीडियो अमिताभ तक पहुंच गई तो गड़बड़ हो जाएगी। अमिताभ थोड़ा पढ़ा, उसने नाटक पसंद आदमी से बात की। अमिताभ थोड़ा पढ़ा, उसने नाटक पसंद आदमियों से बात की, इस तरह फिल्मों में नंबर लगा और इस तरह उसको फिल्मों में काम मिल गया। समझ में आ गया? ऐसे ही यहाँ पे याद कर लो बच्चों, यहाँ पर पहला एलिमेंट La आ जाएगा, तो ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। एक हफ्ता वसूलने वाला कोई जाट है, वो क्या बोल रहा है कि हफ्ता ला वरना आयरन रॉड से पिटाई और होगी, ऐसे बोलते ना वो लोग। तो ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। समझ में आ गया? इसको आप इसके आगे ऐसे याद कर सकते, अच्छा इसको ऐसे याद कर लो, बारिश का मौसम है और मुझे पकौड़े खाने हैं अभी के अभी, और वो मुझे मना कर रहा है देने से, तो मैं उसको क्या बोल रहा हूं? तलते हैं ना पकौड़े, तल पकोड़ा बिना पोटैटो एट राइट नाउ। उसने बोला भैया आलू खत्म हो गए, पकौड़े नहीं मिलेंगे, तो मैंने उसको क्या बोला? तल पकोड़ा बिना पोटैटो एट राइट नाउ, तल पकोड़ा बिना पोटैटो एट राइट नाउ। और लास्ट वाला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं बच्चों, याद कर लोगे? इसमें से एफ ब्लॉक का मैंने याद करवा दिया है, अब ये वाला तुम्हें देखना है, ये न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है, इसका भी कुछ ना कुछ बनाओगे तो बन जाएगा। तो इस तरह से 1 से लेकर 118 एलिमेंट तुम लोग याद कर सकते हो। समझ में आ गया? चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में ग्रुप वाइज हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। जो आज